हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। और मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग एनटीपीसी के लिए और लेखपाल के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से काफ़ी प्रश्न आते हैं हर पेपर में, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, चाहे रेलवे का हो। चूँकि इस समय एनटीपीसी का पेपर भी चल रहा है आपका, तो इन सारी टॉपिक परीक्षाओं के लिए जो है ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो भी प्रश्न हैं वो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, और हाँ, आप लोग शेयर जरूर किया करें वीडियो को, क्योंकि शेयर करने से जो और भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को, और एक एक करके सारे पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग कापी कलम लेकर बैठ जाइए और नोट कर लीजिए, जितना पॉइंट है सबको नोट करते रहिए आप लोग, क्योंकि ऐसे देखने से तैयारी हो नहीं पाती है। आप नोट करेंगे तो एक अच्छी नोट आपकी तैयार हो जाएगी। और मैं ये नोट ही बनवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट करके पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी, लिखवाएंगे तो नोट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं हम पहले पॉइंट की। इसमें पहला पॉइंट है आपका कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त सन 1948 में हुई। ठीक है ना, यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई आपका, तो 10 अगस्त सन 1948 को हुई। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपका, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे आपका, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। यह पॉइंट क्लियर हो गया, आप इसे नोट कर लें कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, 10 अगस्त सन 1948 को। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करते हैं कि देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त सन 1956 को हुआ। देखेंगे यहाँ पे एक बार मैं पॉइंट को रिवीजन कर रहा हूँ कि देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त सन 1956 को हुई या हुआ। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूछ लेता है कि देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो वो अप्सरा है आपका। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में है। ध्यान दें आप लोग कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र ये कहाँ पर है, ये खड़गवासला में है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। ठीक है ना, प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, तारापुर है। ठीक है ना, अगला है कि E बराबर mc² का समीकरण दिया था। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि E बराबर mc² किसने दिया था, ये सभी बच्चे जानते हैं, और वो है आपका आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है ना, जिस पर पूरी दुनिया चलती है आपका, E बराबर mc², इसका समीकरण किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका कि जिन की अवस्थिति होती है, जिन जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनकी अवस्थिति होती है। ये पॉइंट है आपका कि जिन की अवस्थिति होती है कहाँ पे, गुणसूत्रों में होती है। ठीक है ना, कि कहाँ पे होती है, गुणसूत्रों में होती है। अगला है कि खून का रंग लाल है। खून का रंग लाल क्यों होता है, ये प्रश्न कह रहा है, पॉइंट कह रहा है कि खून का रंग लाल है आपका, किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है आपका कि खून का रंग लाल क्यों दिखता है या क्यों होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है ना, और यही हीमोग्लोबिन जो है शरीर में जो है ब्लड की मात्रा को बताती है। ठीक है, अगला है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यह यौगिक है, किसका यौगिक है आपका, तो प्रोटीन का। किसका है, प्रोटीन का। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि खून थक्का नहीं जमता। खून जो है किस रोग में थक्का नहीं जमता है, तो वो है आपका हीमोफीलिया रोग। यानी कि हीमोफीलिया में खून क्या होता है, थक्का नहीं जमता है। पॉइंट को घुमा करके पूछता है कि खून का थक्का न जमना कब होता है ऐसा, तो हीमोफीलिया में होता है आपका। ठीक है ना, या खून का थक्का न जमना क्या कहलाता है, तो हीमोफीलिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से कौन सा तत्व रोकता है आपका, तो वो है हिपैरिन नामक प्रोटीन। ठीक है ना, हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है आपका ये यकृत द्वारा स्रावित होता है आपका, तो ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से क्या करता है, रोकता है। इसको याद रखेंगे आप लोग, हिपैरिन नामक प्रोटीन।
नेक्स्ट है आपका कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। देखिए ये पॉइंट है यहाँ पे कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर में कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। कहाँ पर होता है वो, यकृत में, लीवर में होता है आपका। हिपैरिन नामक जो है प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। एक चीज़ और यहाँ पे जान लेंगे कि हिपैरिन क्या होता है, तो हिपैरिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। यानी कि रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है वो कौन सी है आपका, तो ये है आपका विटामिन के, ठीक है। विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का जमना होता है। जैसे कहीं कट पिट गया तो ब्लड रुक जाता है थक्का जम जाने से, तो वही काम होता है आपका विटामिन के का, ठीक है ना। अगला है आपका कि रक्त का तरल भाग होता है। रक्त का तरल भाग होता है कौन सा, तो वो प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। जो रक्त का तरल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। यहाँ पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का 55% भाग क्या होता है, ये प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। प्यारे छात्रों, आप वीडियो को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये, ताकि उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो जाए, क्योंकि सबका पेपर है आपका, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, ये कौन सी है आपका, ये लोहा है, ठीक है ना। यानी कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा है आपका, आयरन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे आपका कि ब्लड बैंक कहलाता है शरीर का वह कौन सा भाग है जो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। तो ये है आपका प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं, प्लीहा। प्लीहा में जो है ब्लड, जो आरबीसी होती है वो जमा रहती है आपका। जैसे ही ब्लड की कमी होती है तो उसमें से निकल के वो काम करती है आपका, ठीक है ना। तो ब्लड बैंक कहलाती है शरीर की कौन सी, प्लीहा कहलाती है। नेक्स्ट है आरबीसी। आरबीसी का कब्रगाह है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं हम, तो उसे भी हम प्लीहा को ही कहते हैं कि प्लीहा को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। कितने टेम्परेचर पे पूछ रहा है कि ब्लड बैंक में जो है रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ये ब्लड को ब्लड बैंक में रखा जाता है, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना होता है तो उसको अपने बॉडी टेम्परेचर पर फिर जो है नॉर्मल करना पड़ता है, तभी वो जो है किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी उसको चढ़ा दें, ये संभव नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है कि रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह देखेंगे आप कौन कौन से होते हैं, ये है आपका ए बी तथा ओ, ठीक है ना। यानी कि 4 रक्त समूह होते हैं आपका, कौन कौन से, ए बी और ओ, ठीक है ना। ये रक्त समूह है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि रक्त समूह की खोज की, किसने की आपका रक्त समूह की खोज, तो ये किया था अपना लैंड स्टीनर ने। किसने किया था आपका, लैंड स्टीनर ने। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। रक्त समूह की खोज इन्होंने की थी, लैंड स्टीनर ने। और कौन कौन से ये समूह है आपका, तो ए है, बी है, ए बी है और ओ है आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कि सर्वदाता रक्त समूह है। यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, जो सबको ब्लड दे सकता है, तो वो कौन सा आपका, ओ है, ठीक है ना। ओ सबको ब्लड दे सकता है, जिसका ग्रुप ओ होगा वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन सबसे ले नहीं सकता है, ठीक है ना। अगला है कि सर्वग्राही रक्त समूह है, कौन सा, ए बी। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, तो ओ को कहते हैं। और सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, तो ए बी को कहते हैं। ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है और ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है, यानी कि ओ सर्वदाता और ए बी क्या है, सर्वग्राही है आपका। अगला है यहाँ पे कि RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर जो है किससे संबंधित है, तो ये रक्त से संबंधित है। आप लोग देखते होंगे पैथोलॉजी में कभी जो है किसी बीमारी के कारण अगर ब्लड टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें RH टेस्ट भी होता है आपका, तो ये रक्त से संबंधित है आपका। जो फैक्टर है किससे संबंधित है आपका, रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करता है हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो रक्त को शुद्ध करता है, तो वृक्क है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। किडनी हमारे शरीर के जो रक्त को क्या करती है, शुद्ध करती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट कि रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त को जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डायलिसिस।
जिनकी किडनी डैमेज हो जाती है या कोई इशू होता है तो उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रक्त का परिशुद्धिकरण के लिए, ठीक है ना, रक्त की शुद्धिकरण के लिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देखेंगे कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, यानी कि जो मानव गुर्दा है, किडनी जिसे कहेंगे आप, उसमें जो पथरी बनती है वो किसकी बनती है? तो वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनी होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, यानी कि जो बीपी की मशीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। यहाँ पर है, आप इसे नोट कर लेंगे, एक एक पॉइंट करके नोट करेंगे सबको कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, कौन सा यंत्र है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर है आपका, ठीक है। जो बीपी मापने वाली मशीन है उसे हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अगला है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, यानी कि किसने किया था आपका? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था आपका? तो ये थे एक वैज्ञानिक, उनका नाम था विलियम हार्वे ने, यानी कि विलियम हार्वे ने जो है आपका ये रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या किया था? सबसे पहले अध्ययन किया था इन्होंने, ठीक है ना। अगला पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है कि शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। शरीर से, ध्यान दीजिए पॉइंट को, कि शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? यानी कि हमारी बॉडी से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग शिरा कहते हैं। दो होती हैं, एक शिरा होती है, एक धमनी होती है। तो जो शरीर से रक्त हृदय की ओर लेकर जाती है उसे शिरा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ समझने का ट्रिक देखिए क्या है कि जब शरीर शब्द पहले आएगा, ठीक है ना, यानी कि शरीर से, यानी कि जिससे लेकर जाएगी, तो आप स से शरीर, स से शिरा बोलेंगे आप, ठीक है ना। जब शरीर से लेकर जाने की बात होगी तो शिरा बोलेंगे आप, ठीक है ना। अगला है कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। अब यहाँ हृदय की बात होगी, यानी कि धड़कन की बात हम करेंगे, समझ लेंगे, धड़कन एक ट्रिक बना लेंगे आप कि ध से धड़कन, ध से धमनी, ठीक है ना। यानी कि जब हृदय से शरीर की ओर लेकर जाने वाली बात होगी, तो जब हृदय से शरीर की ओर जाएगी तभी तो धड़कन चलेगी, तो इंसान जीवित रहेगा। ये ट्रिक समझिए। तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। यानी कि हृदय से शरीर की ओर जब ब्लड लेकर जा रही है धमनी, तो इंसान जीवित है, धड़कन उसकी चल रही है। यानी कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि पित्त स्रावित होता है। जो पित्त रस होता है हमारे शरीर में, वो किस अंग से स्रावित होता है? तो किससे स्रावित होता है आपका? ये लीवर से स्रावित होता है आपका, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा यकृत है उसी से पित्त रस क्या होता है? स्रावित होता है, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सामान्य विज्ञान के, ठीक है ना। जो रेलवे के लिए और भी जो लेखपाल के पेपर हैं, लोअर पीसीएस के हैं, पीसीएस के हैं, या अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपका। आप इन्हें नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है ना। और रेलवे का पेपर चूंकि एनटीपीसी का स्टार्ट है आपका, तो आप प्रैक्टिस भी खूब ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ताकि परीक्षा में अच्छा अंक ला सके आप और सफल हो जाएं। तो ये रहे सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।